तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मेरा चैनल ऑलमोस्ट डिलीट हो गया था क्योंकि मेरे चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक, एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और एक वार्निंग आया था। उनमें से 2 कॉपीराइट स्ट्राइक और एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को रिमूव करने में मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, पर अभी भी चैनल पे एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के वार्निंग एक्टिव है और वो वार्निंग एक्टिव रहने के कारण मेरा जो सिस्टम ब्लेसिंग का एपिसोड 75 था वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। और ये डिलीट करने का और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने का रीज़न ये है क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही ओपनली एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए मैं ध्यान रखूंगा कि मैं जितना सिंपल हो सके, जितना लिमिटेड हो सके वो मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन करूंगा। पर चिंता मत करो, जो ओपन एक्सप्लेनेशन होगा वो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे होगा और वो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। और हाँ, और एक बात, ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के लिए आप सभी को मंथली सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट दिखाते हो तो मैं कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करता रहूँगा और जो आप लोग पसंद करते हो, जो चाहते हो, वो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलो आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत पे हमें लिंजेन को दिखा आता है। वो अपने सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अपनी सिस्टर इन लॉ बुई सुमेन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और टाइम स्पेंड करने के साथ ही साथ बुई सुमेन की तरबूज को देखने के बाद लिंजेन के अरमान खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों आगे का काम कंटिन्यू करना शुरू कर देता है और जब लिंजेन अपनी सिस्टर इन लॉ की तरबूज को खा के अपनी दिल पेट भर लेता है तब वो अपने मास्टर की तरबूज को खाने के लिए वो अपने मास्टर को बीच पे लेके आ गया होता है ताकि कोई परेशान ना कर पाए। हमें उसकी मास्टर दाउस्ट की इंजू को दिखा आती है। वो कल्टिवेट कर रही होती है, मेडिटेट कर रही होती है। ये देखने के बाद हमें साइड पे लिंजेन को दिखा आता है। वो अपने मास्टर को कुछ ड्रिंक ऑफर करते हुए कह रहा होता है, मास्टर अब बहुत ही लंबे समय से मेडिटेट कर रही है तो इसलिए आप थोड़ी रेस्ट कर लीजिए और ये फ्रूट वाइन पीजिए। दाउस्ट की इंजू कह रही होती है, माफ करना पर मैं अल्कोहल नहीं पीती हूँ। वहीं पे दाउस्ट की इंजू की ये बातें को सुनने के बाद लिंजेन सपने में दाउस्ट की इंजू ने जो दारू पिया था उस दारू का नाम लेते हुए कह रहा होता है, यहाँ तक कि 100 फ्लावर इमोर्टल वाइन भी नहीं। तभी लिंजेन के मुंह से ये वाइन के नाम को सुनने के बाद दाउस्ट की इंजू शॉक हो जाती है, वो एम्बेरस हो जाती है। वो अपनी खुद के इमोशन के ऊपर कंट्रोल करते हुए कुछ ना जानने का एक्ट करते हुए कह रही होती है, माफ करना पर मैंने इस तरह के वाइन का नाम पहले कभी नहीं सुना है। तभी अपने मास्टर को इतना फ्रस्ट्रेट होता हुआ देखने के बाद साइड पे लिंजेन स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, सच में मास्टर को टीज करने में बहुत ही मजा आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, में कुछ दिनों के बाद का सीन दिखा आता है। फाइनली वो दिन आ गया होता है जिस दिन लिंजेन और उसकी मास्टर चाइना पे वापस लौटने वाला होता है। हमें थाईलैंड के एयरपोर्ट को दिखा आता है और उसी जगह पे लिंजेन और उसकी मास्टर आ गई होती है और उन दोनों को विदा करने के लिए बुई सुमेन और एपे आई होती है। हमें बुई सुमेन को दिखा आती है, वो लिंजेन के जाने से बहुत ही ज्यादा सैड रहती है। वो लिंजेन के करीब आते हुए कह रही होती है, लिंजेन खुद का ख्याल रखना। ये बातें को सुनने के बाद लिंजेन बुई सुमेन के पीछे रहे एपे को कह रहा होता है, एपे अब से तुम सिस्टर इन लॉ के साथ रहना, तुम उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर रहोगी, ठीक है। ये बातें को सुनने के बाद एपे कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर, अब जो कहेंगे मैं वही करूंगी। फिर उसके बाद लिंजेन ये कहने के बाद ही वो अपने मास्टर को लेके वहां से जाते हुए कह रहा होता है, मास्टर चलिए चलते हैं, अब चाइना पे रिटर्न जाने का और ज़ॉन्जेन टेम्पल को रिस्टोर करने का समय आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखा आता है। लिंजेन चाइना पे वापस लौटने के बाद ज़ॉन्जेन टेम्पल को रिस्टोर करने का काम शुरू हो चुका होता है और वही साइड पे हमें लिंजेन और दाउस्ट की इंजू को दिखा आती है। वो दोनों सामने के नजारा को देख रहा होता है और प्लान कर रहा होता है कि ज़ॉन्जेन टेम्पल को कैसे डेकोरेट किया जाए, आने वाले फ्यूचर में कैसे ऑपरेट किया जाए। तभी ये सब कुछ को लेकर बात करते करते लिंजेन अपने साइड पर 2 दाउस्ट की तरफ इशारा करते हुए दाउस्ट की इंजू को कह रहा होता है, मास्टर आपको आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो या फिर आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए आपको मदद करने के लिए मैंने 2 प्रोफेशनल दाउस्ट को इन्वाइट किया है। अब से आप सिर्फ टेम्पल के अफेयर के लिए 3 घंटा काम करना और बाकी का जितना सारा टाइम है वो सब कुछ आप अपने खुद के लिए स्पेंड करना। लिंजेन की ये बातें को सुनने के बाद दाउस्ट की इंजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है, लिंजेन तुम्हारी ये मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि अचानक से लिंजेन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, दाउस्ट की इंजू की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 1% तक बढ़ गई है। दाउस्ट की इंजू की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 89% है। लिंजेन अपने मास्टर के साथ बात कर रहा होता है पर अचानक से उसके फोन में रिंग होता है। वो अपने फोन को उठाता है तो फोन की दूसरी तरफ से कोई कह रहा होता है, मिस्टर क्यून क्या आप बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ही लंबा समय हो चुका है, हम सभी एक साथ मिलकर बात नहीं किया है। ये बातें को सुनने के बाद लिंजेन कह रहा होता है, ओ सुदी क्या हुआ है, अचानक से कॉल किया है, क्या कुछ हुआ है। लिंजेन की ये बातें को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ उसके एक पुराने दोस्त सुदी कह रहा होता है, अरे नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले सू सिटी पे एक प्रोजेक्ट के लिए लैंड खरीदा है तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर हो सके तो हम एक साथ मिलकर पैसा कमाएंगे और उसके साथ ही साथ लैंड को देखने के लिए और आपके गाइडेंस के लिए मैं आपको इन्वाइट करना चाहता था।
अपने दोस्त की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने बहुत ही लंबे समय पहले सू सिटी के सीनिक ब्यूटी के बारे में सुना है। उस जगह पे रिवर साइड पे घर बना के रहना एक अलग ही एटमॉस्फेयर है। और वैसे भी अब जब मैं बहुत ही लंबे समय से जॉनसन टेम्पल को रिस्टोर होते हुए देख रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। तो इसलिए चलो चलते हैं सू सिटी पे जाकर रिलैक्स करते हैं। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए फोन के दूसरी तरफ अपने दोस्त को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी आ रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखा आता है। हम सू सिटी को देखते हैं। इस सिटी के जो एटमॉस्फेयर रहता है इतना ब्यूटीफुल रहता है कि किसी के भी माइंड को रिलैक्स कर दे। वही सू सिटी के अंदर हम जीनियन नाम के एक पेविलियन को देखते हैं और वही पेविलियन के अंदर हमें एक सुंदर सी लड़की को दिखा आती है। इस लड़की की ब्यूटी एलिगेंस एकदम टॉप नॉच रहती है। इस लड़की की नाम रहती है सुजिन। वो पूरी फोकस के साथ दुनिया का परवाह ना किए हुए एक कपड़े बुन रही होती है और वही कपड़े के ऊपर सुई और धागे से कुछ डिजाइन बना रही होती है और ये डिजाइन इतनी फ्लॉलेस रहती है कि कोई तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। वो पूरी फोकस के साथ अपनी काम कर रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके पीछे उसकी ग्रैंडमा आ जाती है। उसे बुलाते हुए कह रही होती है, जीनर। ये बातें को सुनने के बाद सुजिन पीछे मुड़ते हुए कह रही होती है, ग्रैंडमा आप बेड से उठ के क्यों आई है? आपकी तो सेहत सही नहीं है। वो ये कहते हुए अपनी ग्रैंडमा की तरफ आगे बढ़ रही होती है, पर तभी अचानक से वो फिसल के धर्म से जमीन पे गिर जाती है। ये देखने के बाद उसकी ग्रैंडमा चिंता करते हुए कह रही होती है, जीनर क्या तुम सही हो? ये बातें को सुनने के बाद सुजिन कह रही होती है, हाँ मैं सही हूँ, इस तरीके से गिरना मेरी आदत बन चुकी है। फिर उसके बाद ही वो अपनी जगह से उठते हुए अपनी ग्रैंडमा को कह रही होती है, ग्रैंडमा डॉक्टर ने कहा है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रेस्ट करने के लिए। उसकी ग्रैंडमा कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर बच्चे तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्लूमसी हो, इधर उधर ठोकर खाती रहती हो। फिर उसके बाद ही वो ये कहते हुए साइड पे सुजिन की कपड़े के ऊपर डिजाइन किया हुआ आर्ट को देखते हुए कह रही होती है, बच्चे जो भी हो तुम्हारी कैसी सिल्क वेविंग स्किल हमेशा की तरह एकदम बेस्ट है, कितनी ब्यूटीफुल है। तुम्हारी ये जो डिजाइन है, तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमदर ने पास्ट पे जो 100 पार्ट पेइंग होम पेज टू द फिनिक्स डिजाइन क्रिएट किया था उससे टक्कर दे सकती है। वैसे जीनर ये डिजाइन कितने दिन पे कंप्लीट हो जाएगी? ये बातें को सुनने के बाद सुजिन कह रही होती है, वेल और एक मंथ लगने वाली है और नेक्स्ट मंथ के पहले तारीख को ही मेरी ये आर्ट फ्रेंच इंटरनेशनल कल्चरल फैशन आर्ट शो पे सबमिट करना होगा, तभी जाकर मैं इस कंपटीशन पे पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। और ये पहली बार है जो चाइनीज केसी पूरे इंटरनेशनल पे फाइनल पे जगह हासिल किया है। उसकी ये बातें को सुनने के बाद उसकी ग्रैंडमा कह रही होती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, पर रजिस्ट्रेशन फी, शिपिंग, इंश्योरेंस ये सब कुछ को लेके ऑलमोस्ट 1 लाख युआन खर्चा हो जाएगा, है ना? क्या तुम्हारे पास पैसा है? अपनी ग्रैंडमा की ये बातें को सुनने के बाद सुजिन कह रही होती है कि ग्रैंडमा आपको कैसे पता है कि इतना पैसा लगने वाला है? तभी ग्रैंडमा कह रही होती है, मैं बीमार हो सकती हूँ पर मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ। फिर उसके बाद ही वो सुजिन को थोड़ी पैसा देते हुए कह रही होती है, ये लो ये मेरी कुछ प्राइवेट सेविंग है, सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 1 लाख युआन हो ही जाएगा। वहीं पे अपनी ग्रैंडमा की ये बातें को सुनने के बाद सुजिन कह रही होती है, नहीं ग्रैंडमा आपने बहुत ही मुश्किल के साथ ये सभी पैसा को सेविंग किया है, तो मैं ये सब कुछ कैसे ले सकती हूँ? और वैसे अगर मैं कंपटीशन हार जाती हूँ तब क्या होगा? सुजिन की ये बातें को सुनने के बाद ग्रैंडमा कह रही होती है, तब फिर भी तुम वो सभी फॉर्च्यूनर को दिखा देना कि हमारी केसी कितनी एक्सीलेंट है, और सबसे बड़ी बात मैं विश्वास करती हूँ कि तुम जरूर जीतोगे। सुजिन अपनी ग्रैंडमा के साथ बात कर रही होती है, पर तभी अचानक से उस पेविलियन के दरवाजे को जोर से धक्का देते हुए कुछ लोग एंटर करता है। उनमें से जो ब्लैक हेयर वाला बुड्ढा रहता है उसका नाम रहता है जाओ चार्ली और वो चाइना के रियल इस्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। और उसके साथ जो येलो हेयर फॉर्च्यूनर रहता है उसका नाम रहता है पोल रिनोएड और वो एक फ्रेंच मैन है, एक आर्टिस्टिक डायरेक्टर है। हमें जाओ चार्ली को दिखा आता है, वो गुंडे की तरह एक्ट करते हुए किसी के परमिशन के बिना ही साइड पे एक चेयर पे बैठ जाता है और सुजिन को कह रहा होता है, मिस सुजिन क्या आपने हमारे ऑफर के बारे में सोचा है? ये बातें को सुनने के बाद सुजिन कह रही होती है, मैनेजर साहब मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, जियानियन पेविलियन मेरी एंसेस्ट्रियल होम है, मैं इसे सेल नहीं करूंगी। मिस सू आपको पता होना चाहिए कि भावनाओं से पेट नहीं भरता है, और सबसे बड़ी बात आपकी ये शॉप ऐसे रिमोट एरिया पे लोकेटेड है, बिजनेस करना तो दूर की बात, कोई कस्टमर ये शॉप को नोटिस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शॉप को मुझे सेल कर दीजिए और उस पैसों से कोई बिजी एरिया पे एक नया शॉप परचेस कीजिए। इस तरीके से आपकी बिजनेस बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होगी, आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगी और आपकी ग्रैंडमा की ख्याल रख पाएंगी। तो बताइए अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है इस पे कोई बुराई है? और सबसे बड़ी बात, कपड़ के ऊपर सुई और धागों से डिजाइन करके तुम कितना ही कमा लोगी। उसकी ये बातों को सुनने के बाद सुजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, किसी चाइना की नेशनल लेवल कल्चरल हेरिटेज है, तुम इसे इंसल्ट करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? तभी पोल रिनोएड आगे आता हुए कह रहा होता है, क्या कल्चरल हेरिटेज? ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो समय के साथ ही साथ इसकी हिस्ट्री को हर कोई भूल जाएगा। वैसे ये डिजाइन को क्रिएट करने में तुम्हें कितना समय लगा है? शायद कई महीना लग गया होगा, है ना?
और हमारी कंपनी के मशीन सिर्फ एक ही दिन के अंदर इस तरह के 100-150 डिजाइन को क्रिएट कर सकता है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जाओ चार्ली पोल रिनोएट को सुजिन के सामने इंट्रोड्यूस करता है और सुजिन को उसकी कंपनी पे इनवाइट करता है। पर सुजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं, मैं ये जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ चार्ली कह रहा होता है, तुम जाओगी या फिर नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। फिर उसके बाद ही वो अपने एक सबऑर्डिनेट को कमांड देते हुए कह रहा होता है, जल्दी से मिस सू को कैप्चर कर लो और कार के अंदर लेके चलो। वहीं पे जाओ चार्ली की ये बातें को सुनने के बाद बिना बालों वाला एक अजीब सा क्रिएचर सुजिन को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी अचानक से वो अजीब सा क्रिएचर के पीछे लिंजिन आ जाता है और उस अजीब सा क्रिएचर के कंधे को जोर से दबाते हुए कह रहा होता है, हे सामने से हट जा। फिर उसके बाद ही वो सभी को क्रॉस करते हुए उसी जगह पे आ गया होता है जिस जगह पे बैठ के सुजिन अपनी डिजाइन को क्रिएट कर रही थी। और सुजिन की ये डिजाइन को देखने के बाद लिंजिन शॉक होते हुए कह रहा होता है, वाओ, ये सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसके बाद ही वो अपने सिस्टम का दिया हुआ ऑब्जर्वेशन स्किल को यूज करते हुए सुजिन की डिजाइन को ऑब्जर्व करता है और सब कुछ समझने के बाद डिटेल्स में एक्सप्लेन करने लगता है कि ये डिजाइन पे क्या क्या है। और लिंजिन की एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद सुजिन शॉक हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, ये बंदा असल में है कौन जो ट्रेडिशनल केसी को इतना अच्छी तरीके से समझता है। पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे पोल रिनोएट को देखते हैं। लिंजिन को अचानक से इंटरफेयर करता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे, अभी हम बिजनेस को लेकर नेगोशिएट कर रहे हैं, तुम बीच में आके इंटरफेयर करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। वो ये सब कुछ कह रहा होता है पर तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि उसके साइड पे उसने जिस गुंडे को लेके आया था लिंजिन ने बहुत ही आसानी के साथ उस गुंडे को टेक डाउन कर दिया है। और वही साइड पे हमें जाओ चार्ली को दिखा आता है। वो आगे के सिचुएशन को समझते हुए पोल रिनोएट को रोकने के लिए पोल रिनोएट के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, डायरेक्टर, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, उस बंदे ने हमारे गुंडे को बहुत ही आसानी के साथ टेक डाउन कर दिया है, देख के ऐसा लग रहा है कि आज हमारे प्लान कंप्लीट नहीं होने वाला है। तभी जाओ चार्ली की बातों को समझते हुए पोल रिनोएट वहां से जाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वो सभी गुंडे के वहां से जाने के बाद सुजिन अपनी ग्रैंडमा को रेस्ट करने के लिए एक रूम पे छोड़ के लिंजिन के सामने आते हुए कह रही होती है, मुझे मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? मेरा नाम लिंजिन है और मैं ट्रेडिशनल कल्चर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा कि अंदर क्या क्या चल रहा है, तो इसलिए मैं इंटरफेयर किए बिना रह नहीं पाया। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक साथ मिलकर सुजिन की क्रिएट किया हुआ केसी को लेकर लंबे समय तक डिटेल्स में बातचीत करने लगता है। इस तरीके से लिंजिन के साथ बात करते करते सुजिन समझ जाती है कि लिंजिन ये सब कुछ चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है। और ये सब कुछ पता होते ही लिंजिन के साथ बात करने के लिए सुजिन और भी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है जब वो महसूस करती है कि फाइनली कोई उसके आर्ट को समझ पाया है। वो लिंजिन को और भी डिटेल्स में अपने काम को एक्सप्लेन करने लगती है। लिंजिन भी उसके आर्ट को समझते हुए उसकी आर्ट की ब्यूटी को लेके सुजिन की तारीफ करने लगता है। और लिंजिन के मुंह से उसके आर्ट की तारीफ सुन के सुजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी की आंसू आने लगती है। वो रोते हुए कह रही होती है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे महसूस हो रही है कि सिर्फ आप ही हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद ही वो अपने बाकी सभी और भी काम को लिंजिन को दिखाने के लिए दौड़ के वहां से चली जाती है और कुछ ही मूवमेंट के अंदर लिंजिन को दिखाने के लिए वो सभी काम वहीं पे लेके आ जाती है। और तभी अचानक से वो गलती से फिसल जाती है और उसके हाथों में जितने सारे धागे रहती है उस धागे से वो खुद को जकड़ लेती है। वो धागे के साथ ऐसे लिपट गई होती है और लिंजिन के सामने ऐसे एक्सपोज होकर गिर गई होती है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो लिंजिन को वेलकम कर रही है कि लिंजिन उसके डंडे को उसके गुफा पे घुसाए। तभी सुजिन की ये हालत को देखने के बाद लिंजिन चिंता करते हुए कह रहा होता है, अरे क्या तुम सही हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद सुजिन थोड़ी एम्बेरस हो जाती है पर फिर भी वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, मुझे माफ करना, मैं सही हूँ, मैं हमेशा की तरह ऐसे ही क्लूमसी हूँ। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें उठने के लिए मदद करता हूँ। फिर उसके बाद ही सुजिन की पूरी बॉडी पे जितने सारे धागे लिपटा हुआ रहता है वो सभी धागों को तोड़ देता है। और सभी लिपटा हुआ धागों से बाहर आने के बाद सुजिन लिंजिन को कह रही होती है, आपकी ये मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑलरेडी 2 बार मदद किया है। वैसे मैं नहीं जानती कि मैं आपको कैसे रिपे करूं, पर अब जब टूरिस्ट के तौर पे यहाँ पे आए हैं तो हमारी लोकल बोट राइड करवाने के लिए मैं आपको लेके जाती हूँ। सुजिन की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। सुजिन ने लिंजिन को बोट राइड करवाने के लिए एक बोट के ऊपर लेके आ गई होती है और वही सामने की नजारा को देखते हुए लिंजिन कह रहा होता है, वाह क्या ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है, क्या ब्यूटीफुल नजारा है। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद सुजिन चाय और कुछ कुकीज ऑफर करती है। फिर उसके बाद वो दोनों ही एक साथ मिलकर ब्यूटीफुल सिनेरियो को देखते हुए कुकीज का मजा ले रहा होता है। तभी अचानक से लिंजिन उन दोनों के बीच में एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए सुजिन को उसकी पैशन केसी के बारे में पूछता है, जैसे कि केसी कब लर्न करना शुरू किया था, कब इसका इंटरेस्ट शुरू हुआ था।
वहीं पे लिंसिन की ये बातें को सुनने के बाद सीजिन लिंसिन के साथ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। वो लिंसिन के साथ और भी ज़्यादा ओपनली बात करने लगती है। जितना समय बीतता जाता है सीजिन महसूस करती है कि फाइनली कोई है जो उसकी पैशन को समझता है, और सिर्फ यही कारण वो अपनी पैशन को लेकर कंटिन्यूअसली लिंसिन के साथ बात करती रहती है। और लिंसिन भी ज्यादा कुछ कहे कंटिन्यूअसली सीजिन की हर एक बातों को सुनता रहता है। सीजिन अपने काम पे कितनी फोकस है, आने वाले कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करने के लिए वो कितनी मेहनत कर रही है और कितने सारे प्रॉब्लम फेस किया है, बहुत सारे फॉर्चुनर लोग आके उसे परेशान किया है, ये सब कुछ वो लिंसिन को डिटेल्स में एक्सप्लेन करती है। तभी सुजिन की सही बातों को समझते हुए लिंसिन मन ही मन में कह रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो सभी सुजिन को परेशान क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सभी नहीं चाहता है कि आने वाले इंटरनेशनल आर्ट्स कंपटीशन पे सुजिन पार्टिसिपेट करे। तभी लिंसिन को लंबे समय तक चुप देखने के बाद सीजिन कह रही होती है, क्या हो गया, आप अचानक से चुप क्यों हो गए? नहीं कुछ नहीं, अब से तुम तुम्हारी सिर्फ काम के ऊपर फोकस करो और आगे का जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। वो दोनों एक दूसरे के साथ ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि उन दोनों के बोट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा परछाई गिरता है। वो दोनों जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखा जाता है कि उन दोनों के पीछे एक बहुत ही बड़ा जहाज आ गया होता है, और वही बड़े जहाज के कारण वो दोनों जिस बोट के ऊपर रहता है वो बोट हिल जाता है, और वो बोट हिलने के कारण सीजिन फिसल के पानी पे गिरने लगती है। पर समय रहते लिंसिन उसकी कमर को पकड़ के सीजिन को अपने तरफ खींच लेता है और एकदम कस के पकड़ लिया होता है ताकि वो दोबारा फिसल के पानी पे गिर ना जाए। फिर उसके बाद ही वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अब कुछ नहीं होगा, चलो पेविलियन पे वापस लौट जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। गहरा रात हो गया है, हम सुजिन की तियानजिन पेविलियन को देखते हैं और उस जगह पे कोई छुपके से तियानजिन पेविलियन के ताले को खोलने का कोशिश कर रहा होता है, और ये छुपके से ताले को खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि जाओ चार्ली और पोल रिनोएट की हायर किया हुआ 2 गुंडा रहता है। वो दोनों ताले को खोलने के बाद सबसे पहले ऑब्जर्व करता है कि आसपास कोई है कि नहीं, और जब पता कर लेता है कि आसपास कोई नहीं है वो दोनों सीधा पेविलियन के अंदर एंटर कर जाता है। वो जो टकला रहता है वो दूसरे बंदे को कह रहा होता है, तुम मिसू की क्रिएट किया हुआ किसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो और मैं दुकान पे बचा हुआ सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करता हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, सभी चीजों को ऐसे डिस्ट्रॉय करना ताकि लगे कि यहाँ पे पैसों का चोरी हुआ है। उस टकले की ये बातें को सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बॉस, चिंता मत करना। पर जब वो सुजिन की क्रिएट किया हुआ किसी को डिस्ट्रॉय करने जाता है तभी अचानक से उस रूम के लाइट को कोई ऑन कर देता है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि उस रूम के अंदर की तरफ जो दरवाजा रहता है उस दरवाजे को ओपन करते हुए उस रूम के जो लाइट को ऑन किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है, और उसके पीछे हमें सुजिन को दिखा आती है सामने जो कुछ भी चल रहा होता है एविडेंस के तौर पे वीडियो कर रही होती है। तभी लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है, जीनियन पेविलियन पे तुम सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तुम दोनों मेरे साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद वो दोनों गुंडे एक साथ मिलकर लिंजिन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, अब जब हम रिवील हो चुके हैं तो हमें रूथलेस होने के लिए दोष मत देना। सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। लिंजिन ने उन दोनों को मार के हलवा बना दिया होता है, उन दोनों के कंधों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो तुम दोनों क्या कह रहे थे? वो टकला पैनिक होते हुए कह रहा होता है, नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ कह रहा था कि बॉस अब फाइट करने में बहुत ही अच्छे हैं। वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, बॉस अब हमें जो पूछेंगे हम बिना हिचक के सब कुछ सच बता देंगे, पर प्लीज और हमें हिट मत करना। फिर उसके बाद ही वो दोनों लिंजिन के डर पे सच बता देता है कि सुजिन की केसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन दोनों को किसने भेजा है। तभी वो सभी के मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद सुजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या वो सभी ये सब कुछ कैसे कर सकता है? लिंजिन कह रहा होता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? जब तुमने फ्रेंच इंटरनेशनल हेरिटेज और फैशन आर्ट शो पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तब उस समय तुम अपने डिजाइन को लेकर डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए जरूर उस शो के कोई अंदर के लोग तुम्हारी डिजाइन को पूरी तरीके से लीक कर दिया है और जितना सारा डिटेल्स है वो सब कुछ पोल रिनोएट को भेज दिया है। लिंजिन के मुंह से ये बातें को सुनने के बाद सुजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद वो पुलिस को कॉल करते हुए कह रही होती है, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा भी कुछ हुआ है। पर तभी अचानक से लिंजिन उसे रोकते हुए कह रहा होता है, अभी तुम्हारे पास विटनेस के तौर पे ये दोनों इडियट हैं, तो इसलिए पुलिस को कॉल करके कोई फायदा नहीं होगा, वो सभी इतना छोटा सा विटनेस को विश्वास नहीं करेगा, और वैसे भी हमारे पास अगर अच्छा खासा प्रूफ नहीं होता है तो ये सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए और तुम्हें परेशान करने के लिए वो सभी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये बातें को सुनने के बाद सुजिन बेबस होते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं क्या करूं? अरे ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमें सिर्फ एक ही मूव से वो सभी को टेक डाउन करना होगा ताकि वो सभी फाइट बैक भी नहीं कर पाए। सीन शिफ्ट रहता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। हम सू सिटी के एक बिल्डिंग को देखते हैं और वही बिल्डिंग के अंदर में पोल रिनोएट को दिखा आता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, वो दोनों इडियट अभी तक आया क्यों नहीं है? वो दोनों जरूर पैसा लेके भाग चुका है, मैं इंतजार करते करते थक चुका हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए उस ओमेन को मेरे पास लेके आओ। उसकी ये बातें को सुनने के बाद जाओ चार्ली कह रहा होता है, डायरेक्टर आप चिंता मत करना, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे थाग को भेज दिया है,
सीन शिफ्ट होता है। मैं दिखा था कि जीनियन पेविलियन के सामने बहुत सारे गुंडे आ चुका होता है और वो सभी दरवाजे को तोड़ के जीनियन पेविलियन के अंदर एंटर करता है। वो सभी गुंडे की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद पेविलियन के अंदर रहे सुजिन चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम सब ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तुम सभी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो? और तभी अचानक से हमें दिखा था कि वो सभी गुंडे के बीच से पोल रिनोएड और जाओ चार्ली बाहर आता है। पोल रिनोएड कह रहा होता है, मिस्सू मेरा पेशेंस लिमिटेड है, आप चाहे या फिर ना चाहे ये मैटर नहीं करता है, तो इसलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए आपको ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही होगा। पोल रिनोएड के बातों पे साथ देते हुए जाओ चार्ली कह रहा होता है, मिस्सू अगर आपको पता है कि भलाई क्या है और बुराई क्या है तो जल्दी से आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए, अदरवाइज इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद सुजिन चिल्लाते हुए कह रही होती है, सपना देखना बंद करो, ये शॉप मेरी सू फैमिली की फाउंडेशन है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये शॉप को सेल नहीं करूंगी। मिस सू अगर यही आपकी डिसीजन है तो हमें रूथलेस होने के लिए दोष मत देना। गाइस जल्दी से मिस सू को टेक डाउन कर दो। पोल रिनोएड के कमांड रिसीव होती है, वहीं पे जितने सारे गुंडे रहता है वो सभी एक साथ मिलके सुजिन को घेर लेता है और सुजिन को कॉन्ट्रैक्ट पे जबरदस्ती साइन करने के लिए मजबूर कर रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि जो गुंडे सुजिन को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए फोर्स कर रहा होता है, अचानक से उसके पीछे से कोई इसके माथे के ऊपर हिट करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस गुंडे के माथे के ऊपर हिट करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुजिन की ग्रैंडमा रहती है। तुम सभी बास्टर्ड मेरी ग्रैंडडॉटर को जाने दो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। ग्रैंडमा की बातों को सुनने के बाद वो सभी गुंडे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौका मिलते ही सुजिन किक मार के दूसरे गुंडे के अंडे को तोड़ देती है। वहीं पे उन दोनों गुंडे की ये हालत को देखने के बाद एक तीसरा गुंडा सुजिन की ग्रैंडमा के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट ये सभी लोग मरना डिजर्व करता है। और हम साइड पे रहे जाओ चार्ली को देखते हैं, वो उस गुंडे को रोकते हुए कह रहा होता है, हे तुम क्या कर रहे हो? ग्रैंडमा बीमार है, तुम एक बीमार पर्सन के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो? फिर उसके बाद ही वो आगे आते हुए टेबल के ऊपर रखा हुआ सुजिन की डिजाइन किया हुआ एक फैन को उठाते हुए कह रहा होता है, वाह ये फैन तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद ही वो जानबूझ के उस फैन को नीचे फेंक देता है और उस फैन के ऊपर पैर रखते हुए कह रहा होता है, ओह नो गलती से मेरे हाथ से फैन नीचे गिर गया, उप्स मेरा पैर भी फैन के ऊपर आ गया। पर चाहे जो भी हो, अब जब ये गलती हो चुका है तो हम क्या ही कर सकते हैं। वैसे ये फैन का प्राइस 3000 युआन है ना? चलो ठीक है मैं ये पे कर दूंगा। फिर उसके बाद ही वो एक एक करके जानबूझ के भाई जितना सारा आइटम रहता है वो सभी आइटम को तोड़ने लगता है। जाओ चार्ली की ये एक्शन को देखने के बाद साइड पे जितने सारे गुंडे रहता है वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उसके बाद ही जाओ चार्ली फाइनली सभी आइटम को डिस्ट्रॉय करने के बाद साइड पे रहे सुजिन की मास्टरपीस किसी के सामने आ जाता है और किसी का वैल्यू क्या है ये ना जानने का एक्ट करते हुए कह रहा होता है, अरे ये किस तरह का कचरा है, चलो इस कचरे को भी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, यही वो केसी है, यही वो आइटम है, इस आइटम को डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारा जो प्लान है वो सक्सेस हो जाएगा। और वही पीछे में सुजिन की ग्रैंडमा को दिखा आती है। जाओ चार्ली की ये एक्शन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, तुम सभी हार्टलेस बास्टर्ड उसे टच करने का हिम्मत भी मत करना। पर तभी अचानक से ग्रैंडमा की दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगती है, पर समय रहते सुजिन अपनी ग्रैंडमा को पकड़ लिया होता है और एम्बुलेंस को कॉल करते हुए कह रही होती है, ग्रैंडमा आप हिम्मत रखिए, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे रहे पोल रिनोएड और जाओ चार्ली को दिखा आता है, वो दोनों इशारा में बात करता है। फिर उसके बाद ही वो दोनों अचानक से सुजिन के हाथ से फोन को छीन लेता है। पोल रिनोएड कह रहा होता है, मिस्सू इस तरह के इमरजेंसी के लिए कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाना ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, तो इसलिए ये कैसा रहेगा, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट के लिए मैं बेस्ट प्राइवेट डॉक्टर बुलाऊंगा। पोल रिनोएड की ये बातों को सुनने के बाद सुजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, मेरी फोन वापस करो, क्या तुम सब मेरी ग्रैंडमा को मारना चाहते हो? क्या मरना चाहता हूँ? नहीं, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। चलो मैं पॉइंट पे आता हूँ, तुम्हारी जैसी लोली चाइनीज सिटीजन्स मेरे जैसे मल्टी इंटरनेशनल जायंट के सामने एक चिट्टी है। क्या तुम्हें सच में लगती है कि अगर तुम तुम्हारी ओर्थलेस डिजाइन को लेके कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करती हो तो तुम मेरी कंपनी को हरा सकती हो? पोल रिनोएड की ये बातों को सुनने के बाद सुजिन को कल रात लिंजिन की बातों को याद आने लगती है, जहाँ पे लिंजिन ने ये सभी बंदों को कैसे टेक डाउन करना है ये प्लान के बारे में बताया था। और लिंजिन के प्लान को फॉलो करते हुए टाइम बाय करने के लिए सुजिन पोल रिनोएड को कह रही होती है, पोल रिनोएड तुम कंटिन्यूअसली केसी को ट्रेस कह रही हो, पर असल में सच तो यह है कि तुम्हें डर है कि कंपटीशन पे मेरी डिजाइन तुम्हारी कंपनी के डिजाइन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी, और सिर्फ यही कारण तुम मेरी क्रिएट किया हुआ किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतना उतावला हो रहे हो। सुजिन की मुंह से ये बातें को सुनने के बाद पोल रिनोएड बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, शॉक हो जाता है, दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट ये लोली चाइनीज एंट को मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला? नहीं, अगर उसे पता चल गया तो क्या हुआ, मैं ऑलरेडी बहुत आगे आ चुका हूँ, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई नहीं रोक पाएगा।
फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए सुजिन को कह रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम ये क्या बकवास बातें कर रही हो, पर मुझे एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, तुम साइन करने में जितना लेट करोगी तुम्हारी ग्रैंडमा की हालत उतना ही ज्यादा बुरा होता रहेगा। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए लिनजिन एंटर करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम ग्रैंडमा को लेकर चिंता मत करो, ग्रैंडमा एकदम सही सलामत हो जाएगा, तो इसलिए तुम खुद को लेकर चिंता करो क्योंकि आज तुम जेल पे जाने के लिए डेस्टिनाइड हो। वहीं पे लिनजिन को देखने के बाद पोल रिनॉइट के जितने सारे बॉडीगार्ड रहता है वो सभी लिनजिन को घेर लेता है, और हमें लिनजिन को दिखाता है वो बहुत ही आसानी के साथ वो सभी बॉडीगार्ड को डॉज करते हुए सुजिन और उसकी ग्रैंडमा के सामने आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड मेडिकल स्किल को यूज करते हुए सुजिन की ग्रैंडमा को क्योर करने लगता है, और सुजिन की ग्रैंडमा क्योर भी हो जाती है। वो अपनी जगह से उठते हुए कह रही होती है, अरे ये क्या हो गया, मुझे इतनी कंफर्टेबल महसूस क्यों हो रही है। तभी ग्रैंडमा को होश पे आता हुआ देखने के बाद, सही सलामत देखने के बाद हमें पोल रिनोएड और जाओ चार्ली को दिखाता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, वो दोनों ही अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, नानी। फिर उसके बाद ही पोल रिनोएड खुद को संभालते हुए अपने पास से बिजनेस कार्ड को बाहर निकालता है और लिनजिन को देते हुए कह रहा होता है, बच्चे मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ही बढ़िया मेडिकल स्किल है, तुम मेरे अंडर काम क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें बहुत ही हाई पोजीशन दूंगा, खर्चा करने के लिए बहुत सारे पैसा दूंगा और टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा खासा दिखने वाला ओमेन भी दूंगा। फिर उसके बाद ही वो लिनजिन को अपने साइड पे लाने के लिए अपने फोन में लड़कियों की कुछ फोटो लिनजिन को दिखाता है, और ये सभी लड़कियां इतनी ब्यूटीफुल रहती है कि अगर बिना कपड़ों के डांस करती है तो किसी का भी खड़ा नहीं होगा, और लिनजिन का हालत सेम वैसा ही हुआ होता है। ये सभी लड़कियों की ब्यूटी को देखने के बाद लिनजिन वहीं पे चुप हो जाता है, वो शौक हो जाता है। तभी लिनजिन को चुप देखने के बाद पोल रिनोएड स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे मुझे पता है ये सभी लड़कियों की ब्यूटी को देखने के बाद तुम शॉक हो चुके हो, इम्प्रेस हो चुके हो, है ना। लिनजिन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अरे मैं सोचता था कि तुम सिर्फ एक बैड पर्सन हो, पर मुझे माफ करना, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम एक पीसफुल ब्लाइंड भी हो। तुम जो फोटो पे ये सभी लड़कियों को दिखा रही हो ना, ये सभी लड़कियां चूसा हुआ आम की तरह है, एक जिंदा लाश की तरह लग रहा है। लिनजिन के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद पोल रिनोएड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, तूने टॉप टायर इंटरनेशनल फैशन को इंसल्ट करने का हिम्मत कैसे कर सकता है। गाइस जल्दी से इस बंदे के तीनों लेग्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। पोल रिनोएड की कमांड रिसीव होती है, उसके जितने सारे बॉडीगार्ड रहता है वो सभी लिनजिन को घेर लेता है, पर हमें लिनजिन को दिखा होता है वो बहुत ही आसानी के साथ एक एक करके सभी बॉडीगार्ड को टेक डाउन कर देता है। वहीं पे लिनजिन की ये एक्शन को देखने के बाद पोल रिनोएड और जाओ चार्ली वो दोनों ही शॉक हो जाता है, कांपती आवाज में कह रहा होता है, तुम असल में कौन हो। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि तियानजिन पेविलियन के बाहर बहुत सारे पुलिस के कार आ जाता है, और वो सभी कार के अंदर से लिनजिन के दोस्त, बहुत सारे रिपोर्टर और सू सिटी के मेयर बाहर आता है, और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद जाओ चार्ली शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो सू सिटी के मेयर है, यहाँ तक कि हेरिटेज प्रोटेक्शन सेंटर के डायरेक्टर जी भी आया है। मिस्टर पोल, पुलिस और रिपोर्टर यहाँ पे आए हैं, हम बच चुके हैं। जाओ चार्ली की ये बातें को सुनने के बाद पोल रिनोएड मन ही मन में कह रहा होता है, एकदम सही, यहाँ पे मैं सिर्फ एक नोबेल फॉर्च्यून इलाइट नहीं हूँ, उसके साथ ही साथ मैं एक मेजर टैक्स पेयर भी हूँ, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए ये सभी पावरफुल ऑफिसर मुझे जरूर प्रोटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए रिपोर्टर के सामने आते हुए कह रहा होता है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग, यहाँ पे कुछ गुंडे हैं जो मुझे चोट पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। मैं एक फ्रेंच मैन हूँ, मैं ये शॉप पे कुछ आइटम देखने के लिए आया था, पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये गुंडे मेरे सभी सिक्योरिटी को घायल कर देगा और लॉ को भी वायलेट करेगा। ये बंदा खुलेआम इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसीलिए हम विक्टिम है